आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जिससे कि इंसानों को फ़ायदा हो। शुरुआत में एनसीईआरटी ने इस बात को ऐसे समझाया है कि ये बायोटेक्नोलॉजी आजकल की कहानी नहीं, काफ़ी ज़माने से कोशिश हो रही है। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए रेफरेंस दिया रेन डेस्कार्ट का, जो कि 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर थे। वो एक बायोलॉजिस्ट भी थे, एक मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने कहा उनके ज़माने से, रेन डेस्कार्ट के ज़माने से ये कोशिश की जा रही थी कि ह्यूमन नॉलेज को, स्पेशली नेचुरल साइंस को इस्तेमाल किया जा सके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में, ऐसे प्रोसेस बनाने में जिससे कि इंसानों का फ़ायदा हो, इंसानी नस्ल का फ़ायदा हो। फिर आगे उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी से मतलब वो टेक्निक्स हैं जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनसे हासिल किए गए एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेस बनाने के लिए जिससे कि इंसानों को फ़ायदा हो। लेकिन इस डेफिनेशन से ये बात समझ में आती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दही बनाई जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, या फिर जो शराब बनाई जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, या फिर जो ब्रेड बनाई जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो आगे उन्होंने फिर क्लियर किया नहीं, ये दही का बनाना, ब्रेड का बनाना, शराब का बनाना ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी वो प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को शॉर्ट में जीएमओज भी बोला जाता है। इन्होंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। आगे एनसीईआरटी ने इसको क्लियर किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसके अलावा कोई एक जीन बनाना यानी सिंथेसिस ऑफ अ जीन, ये भी आएगा बायोटेक्नोलॉजी में। सिंथेसिस ऑफ अ जीन ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और इसके अलावा अगर करेक्शन किया जाता है किसी गड़बड़ जीन में, करेक्शन इन अ डिफेक्टिव जीन, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके अलावा डीएनए वैक्सीन का बनाना भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट कंसीडर किया जाता है। अब क्योंकि एनसीईआरटी ने सारी चीज़ें वाज़ेह की हैं, क्लियर की हैं, तो हमें फिर याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये तमाम प्रोसेस आ जाते हैं जिसमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसके जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जा रहे हैं, एक आर्टिफिशियल जीन बनाना सिंथेसिस ऑफ अ जीन, या फिर किसी गड़बड़ जीन को ठीक करना करेक्शन इन अ डिफेक्टिव जीन, या डीएनए वैक्सीन बनाना, ये तमाम प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। आगे फिर एनसीईआरटी ने बताया कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में EFB भी कहा जाता है, इन्होंने जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है उससे जो ट्रेडिशनल व्यू था इसका, जो मॉडर्न व्यू, दोनों कवर हो जाते हैं। EFB ने डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की इस तरीके से दी है कि एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस डेफिनेशन का मतलब तो आपको चैप्टर पढ़ते में समझ में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है इसलिए आपको ये एज इट इज रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे फिर इन्होंने ये बताया कि बायोटेक्नोलॉजी की दो प्रिंसिपल्स हैं, और पूरी एक हेडिंग के साथ कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या द कोर टेक्निक्स that are involved in biotechnology are genetic engineering and bioprocess engineering. Genetic engineering and bioprocess engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग से मतलब ये कोई पर्टिकुलर डीएनए या जीन निकाला गया किसी एक ऑर्गेनिज्म से और वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया गया ताकि उसके फिनोटाइप को चेंज किया जा सके, उसे थोड़ा मॉडिफाई किया जा सके। अब क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में दे रखी है तो ये सवाल एज इट इज कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से मतलब क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से मतलब ये है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकाला गया, एक जीन निकाला गया, उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट किया गया ताकि उसके फिनोटाइप को चेंज किया जा सके।
एनसीईआरटी में लफ्ज फिनोटाइप यूज हुआ है, इसलिए इस लाइन से एक नया सवाल कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब आप एक डीएनए को, एक जीन को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करोगे तो उसके लिए आपको डीएनए को काटने के लिए कुछ सामान चाहिए होगा। इसके अलावा उस डीएनए को फिर दूसरे डीएनए के साथ जोड़ने के लिए आपको कुछ एंजाइम की ज़रूरत होगी, और इसके अलावा उसे दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर की ज़रूरत होगी। ये तमाम चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। दूसरा, इसके अलावा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने सिंपल सी बात यह है कि एक बहुत बड़ा सा कंटेनर लेकर उसमें स्टेराइल मीडियम यानी कि बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री मीडियम क्रिएट करके उसके अंदर बनाई जाए अगर वैक्सीन्स, एंजाइम्स या एंटीबायोटिक्स, एंड ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में। तो जीन का ट्रांसफ़र करना किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, जैसे कि वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं या एंजाइम बनाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं एक बायो फर्मेंटर के अंदर, बड़े से कंटेनर के अंदर, स्टेराइल मीडियम के अंदर, कुछ खास कंडीशंस में, ये कहलाता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है ना। अब सवाल अगला आपको याद ये करना है कि जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है ये कॉइन की थी कार्ल एरेकिन ने। तो एक सवाल पुराने पेपर से पूछा जा सकता है कि द टर्म बायोटेक्नोलॉजी was coined by Carl Erekin for the large scale production of pigs, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है पॉल बर्ग को। सवाल पूछा गया, याद होना चाहिए। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है पॉल बर्ग। पॉल बर्ग दुनिया का वो पहला बंदा था, पहला साइंटिस्ट था जिसने SV40 नाम के जीन को एक वेक्टर के जरिए, जिसका नाम है लैम्डा फेज, बैक्टीरियोफेज है, एक लैम्डा फेज के जरिए ट्रांसफर किया इनटू अ बैक्टीरिया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जीन के ट्रांसफर वाली कहानी है, इसमें सबसे पहला जो जीन ट्रांसफर होता है SV40 नाम का जीन, वेक्टर कौन सा यूज हुआ था, लैम्डा फेज, एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया पॉल बर्ग ने, इसलिए पॉल बर्ग को बोला था फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे फिर एनसीईआरटी ने यह भी बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा यह भी है, जैसे कि हम चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। दो खास एनिमल्स या दो खास प्लांट्स को लेकर आप क्रॉस करा दो, आपको एक नया प्लांट एनिमल मिल जाएगा जिसके अंदर दोनों की अच्छी क्वालिटीज मौजूद होंगी। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बताया कि इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जब आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करा के एक नया ऑफस्प्रिंग तैयार करते हो, वो बात अलग है कि उनके अच्छे जीन्स तो आपको ऑफस्प्रिंग नजर आते हैं, लेकिन कुछ अनडिजायरेबल जीन्स, फालतू जीन्स भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे मतलब वाले जीन्स ही उस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर नजर आए, तो उसके लिए फिर तरीका यही है कि आप एक खास जीन जो कि आपको रिजल्ट में चाहिए प्रोडक्ट, उसका जो जीन है उसे आप कट करें और उसे इंसर्ट करें किसी वेक्टर के साथ और फिर उसे नए ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचा दें, तो आपके मतलब का प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा, अनडिजायरेबल जीन्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही हो सकती है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को उन हाइब्रिडाइजेशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से बेहतर बताया गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे एनसीईआरटी ने फिर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की। उन्होंने ये बताया कि 1963 में ये पता लगा कि ई कोलाई अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरियोफेज से, बैक्टीरियोफेज आपको पता होगा वो वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज से अपने आप को बचाने के लिए दो प्रकार के एंजाइम बनाते हैं, दो प्रकार के एंजाइम बनाता है। उसमें से एक एंजाइम का काम तो ये है कि वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है डीएनए से, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है विद द डीएनए ऑफ वायरस। इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम है वो वायरल डीएनए को कट कर देता है, वायरल डीएनए को कट कर देता है। तो एक तो उसमें से मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है टू बैक्टीरियोफेज, है ना, या टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब जाहिर सी बात है मिथाइल ग्रुप जो है वो तो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी वजह से डीएनए बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो जब ये डीएनए के साथ ऐड कर देगा बैक्टीरियोफेज के, तो इसका डीएनए रिएक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा वो वायरल डीएनए को कट कर देता। तो यहां से एक पहली बात तो हमें समझ में आई कि 1963 की बात हुई एनसीईआरटी में, आपको डेट याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये समझ में आई कि ई कोलाई
बैक्टीरियोफेज से बचाने के लिए अपने आप को, यानी कि जो एंजाइम बना रहा है ये इसके डिफेंस के लिए बने थे। तो नेचुरली बैक्टीरिया अपने डिफेंस के लिए दो प्रकार का एंजाइम बनाता है, उसमें से एक तो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है वायरस के डीएनए के साथ, वायरल डीएनए के साथ, दूसरा वायरल डीएनए को कट कर देता है। वो एंजाइम जो कि वायरल डीएनए को कट कर देता है उसे बोला गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या बोला गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया क्यों बनाता है, तो आप बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया बनाता है अपने डिफेंस के लिए। ठीक है ना? किस तरीके के डिफेंस के लिए? कि अगर कोई बैक्टीरियोफेज कोई वायरस से अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है वायरस का अटैक करने का तरीका ये होता है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंसर्ट करता है, फिर इसका जो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेल के जेनेटिक मटेरियल पे कब्जा कर लेता है, फिर और वायरस पार्टिकल बनाता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आएगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि इकोलाई ने बना रखा है, उसके वायरल डीएनए को कट कर देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आगे आपको कहानी याद ये करनी है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है कि दुनिया का पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया था। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय स्मिथ। स्मिथ नाम के बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था और उन्होंने उसका नाम दिया था हिंद सेकंड। हिंद सेकंड नाम इसलिए दिया गया कि इसे हासिल किया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। किससे हासिल किया गया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और इन्होंने ये बताया कि ये जो हिंद सेकंड बैक्टीरिया है ये GTYRAC सीक्वेंस को अगर देखता है तो उसमें फिर ये एक खास जगह पर कट लगा देता है। यानी अगर वो ये 6 बेस पेयर का, ये भी एक सवाल पूछा जाता है, 6 बेस पेयर का अगर ये सीक्वेंस देखता है तो उसमें G और T के बीच में कट लगा देता है, जिससे दोनों डीएनए अलग हो जाते हैं। अब जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, तो यहाँ पर R और Y से मतलब क्या है? तो जैसे प्यूरिन में R आता है तो ये प्यूरिन एडेनिन गुआनिन होते हैं, तो यहाँ पर एडेनिन गुआनिन में से कुछ भी हो सकता है। और पायरिमिडीन में Y आता है, साइटोसिन, थाइमिन, तो यहाँ पायरिमिडीन में से कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट पे ऐसे ही दे रखा है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। खैर कंपटीशन में कभी ये सीक्वेंस नहीं पूछा गया, लेकिन एनसीईआरटी में ये बात है, प्रीवियस ईयर पेपर पूछी गई तो आपको याद होना चाहिए कि दुनिया का पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर हुआ था? हिंद सेकंड। किसने डिस्कवर किया था? स्मिथ ने। ये 1968 की बात है। कब की बात है? 1968 की। हिंद सेकंड किससे हासिल किया गया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। और ये 6 बेस पेयर के एक सीक्वेंस को देखकर एक खास जगह पर जो G और T के बीच में कट लगाया था, जिससे दोनों डीएनए अलग हो जाएंगे। समझ में आ रही इतनी बात? उसके बाद आपको अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में दे रखी है, वो आपको याद करनी है कि दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया 1972 में बाय स्टानले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। किसने बनाया? स्टानले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। शॉर्ट में इनका नाम कोहेन एंड बोयर के नाम से बहुत बार पूछा गया। तो कंपटीशन में सवाल बहुत बार पूछा गया कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, तो आप आंसर लगाएंगे कोहेन एंड बोयर ने 1972। अब थोड़ा सा इसे समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने से मतलब क्या है, तो मैं पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ, फिर आप इसको रिलेट कर लेना कि इसका मतलब ये रहा होगा। इन्होंने कोहेन एंड बोयर ने किया ये कि एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके अलग किया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकालकर अलग किया। फिर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया विद द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, और फिर इस प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई को इकोलाई में इंसर्ट कर दिया। तो अब हुआ फिर ये कि इकोलाई के पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पहुंच गया। इकोलाई के पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पहुंच गया। ये कहानी है छोटी सी। अब देखो इस पर सवाल किस तरीके से बनना है। पहली बात तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मतलब क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझने के लिए फिर आपको समझना पड़ेगा प्लाज्मिड क्या है। तो जैसे कोई भी एक बैक्टीरिया है, उसका एक मेन जेनेटिक मटेरियल होता है,
उसके मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा अल्लाह ताला ने उसको एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए दे रखा है। ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा उसके बाद डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये कहलाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में डिटेल में आगे फिर बात करेंगे। अभी छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपको बताया था। इस प्लाज्मिड की खास बात ये है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ऑटोनोमस बॉडी, मतलब ये सेल के जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड नहीं है, ये अपनी कॉपी खुद बना लेता है, ठीक है ना। एक दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि इन प्लाज्मिड्स के अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से मतलब बिल्कुल सिंपल सा वही है, जैसे कि लफ्ज़ से समझ में आ रहा है कि अगर वो खास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनके पास मौजूद है तो उसकी वजह से वो एंटीबायोटिक इनके ऊपर असर नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं एंटीबायोटिक का नाम लेता हूँ, जैसे कि एक एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सेसिन। अगर ओफ्लॉक्सेसिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन यहाँ मौजूद है इस प्लाज्मिड के ऊपर, तो फिर ये बैक्टीरिया ओफ्लॉक्सेसिन एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, ठीक है ना। अब इन्होंने किया ये कि साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला और उसको फिर ई कोलाई का प्लाज्मिड लिया, ई कोलाई के प्लाज्मिड में उसको इंसर्ट किया और फिर वो प्लाज्मिड दोबारा से ई कोलाई के अंदर पहुंचा दिया। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ई कोलाई के अंदर पहुंच गया और ई कोलाई बैक्टीरिया भी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया जिसके लिए साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम भी रेजिस्टेंट था। अब यहाँ से सवाल किस तरीके से बनेंगे? सवाल इस तरीके से बनेंगे यहाँ पर कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, इसे बनाने के लिए किसका प्लाज्मिड इस्तेमाल हो? तो आप बोलेंगे प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किस नेटिव प्लाज्मिड से निकाला गया? नेटिव मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किससे लिया गया था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से। फिर उसे किसके, उस पर्टिकुलर जीन को किससे जोड़ा गया? प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई से। और फिर प्लाज्मिड ई कोलाई में जोड़कर उसको दोबारा से ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। अब इसमें एक दो सिंपल सी बात मैं आपको ये बताऊं, कंपटीशन में पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो कोहेन था, इसको ये महारत हासिल थी कि वो किसी भी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकालकर उसे किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर सकता था। तो एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकालना, उसे दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करना, ये महारत हासिल थी कोहेन को। बोयर को ये एक्सपर्ट था, इस फील्ड में वो एक्सपर्ट था कि वो किसी भी एक डीएनए को कट कर देता रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उनमें जो स्टिकी एंड बनते थे उन स्टिकी एंड को वो जुड़वा भी देता था और फिर उससे फिर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने में आसानी थी। तो डीएनए को कट करवाने वाला काम तो बोयर को आता था और प्लाज्मिड को निकालने वाला काम कोहेन को आता था। दोनों ने मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। इन्होंने क्या किया? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, कोहेन ने क्या किया होगा? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मिड निकाला होगा और ई कोलाई का ही प्लाज्मिड निकाला होगा। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड में से उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट किया होगा किसने? बोयर ने, ठीक है ना, कि बोयर ये कट करने वाली चीज जानता था। और फिर उसे कट करके उसने ई कोलाई के प्लाज्मिड को भी कट किया होगा, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इसके साथ इंसर्ट किया और फिर इसको दोबारा से ई कोलाई के अंदर पहुंचा दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंपटीशन से इन तमाम बातों पर सवाल पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप बहुत ध्यान से रीडिंग करिएगा। पढ़ते में आपको ऐसा लगेगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो था वो ई कोलाई का था, नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का था। यहाँ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल कर उधर ई कोलाई के प्लाज्मिड निकाल कर उसके साथ उसे इंसर्ट किया गया और फिर उसे ई कोलाई के अंदर पहुंचा गया। अब देखो यहाँ पर अगर कोई बाहर का डीएनए आप किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ रहे हो तो जिस तरीके पेज को जोड़ने के लिए आपको फेविकॉल की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से डीएनए को जोड़ने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। वो एंजाइम जो कि डीएनए को जोड़ता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज को डिस्कवर किया था हरगोबिंद खुराना ने। किसने डिस्कवर किया था? हरगोबिंद खुराना ने। कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा जाता है। तो इधर फिर एक छोटी सी बात हमें ये भी समझ में आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जरूर चाहिए, क्योंकि कट करने के लिए तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होगा, और फिर जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए दो इंपॉर्टेंट एंजाइम हुए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज। एक दो सवाल पुराने पेपर में ऐसे ही पूछे गए हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो वैसे तो आप जब माइक्रो सेल चैप्टर पढ़ोगे, प्रोकैरियोटिक सेल, वहां पर आप प्लाज्मिड के बारे में सुन लोगे। आगे भी आप प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी लाइन आप याद ये कर सकते हैं कि हेज एंड लिडरबर्ग ने प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था। हेज एंड लिडरबर्ग ने 1952 में। और प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अक्सर इनके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उन खास एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं, उन एंटीबायोटिक का इनके ऊपर असर नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल ये है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है एज अ जीन टैक्सी। जिस तरीके से टैक्सी में बैठ के आप इधर से उधर जाते हैं,
उसी तरीके से प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया जाता है कि प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर कट लगवाकर एक बाहर का डीएनए उसके अंदर इंसर्ट किया, फिर उन्हें जोड़ दिया गया डीएनए लाइगेज के जरिए, और फिर उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा दिया, जिसके जरिए वो खास जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। ठीक है ना। अक्सर केसेस में जो प्लाज्मिड इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और आपको ये भी बताऊंगा कि इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस है, इनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर आगे की बात आपको बताता हूँ।